को लाइक ज़रूर करिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। हम कर रहे थे साइंस के जीव विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हमने 55 नंबर तक कर लिया था। 56 नंबर से आज करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो लैक्टियल्स निम्नलिखित में से वसा अवशोषण से संबंधित है। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल देखें तो लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करते हैं, जो इन्हें दूधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा अवशोषण। 57 नंबर देख लेते हैं। उभयचर सांस लेने में उपयोग करते हैं। तो उभयचर सांस लेने में त्वचा और फेफड़ों का दोनों का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। इसका डिटेल देख लेते हैं। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों स्थान पर रह सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा और त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। अब देख लेते हैं 58 नंबर। 58 नंबर है लार का प्रमुख कार्य होता है। तो लार का प्रमुख कार्य जो होता है स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। लार में एमाइलेज नामक एक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद हम देखते हैं 59 नंबर। मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये रेटिना पर बनता है। इसके बाद 60 नंबर देखते हैं। हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है सार्क के मामले में। मतलब सार्क में जो होता है हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। सार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। सार्क में एक परिसंचरण तंत्र और 2 कक्षीय हृदय होता है। इनका सार्क में हृदय कैसा होता है? 2 कक्षीय। हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर और ऊतकों को पहुंचाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 61 नंबर 61। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। तो ये आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। इसकी डिटेल देख लेते हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल में मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने पर तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ साथ रिसेप्टर्स तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें का नंबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं को संसाधन एवं नियंत्रण होता है। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी और प्रेरक। कौन सी तंत्रिकाएं होती हैं? संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, परिधीय ऊतक अंगों तक पहुंचाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब हम देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर है निम्नलिखित में से जीभ के स्वाद नहीं है। तो इसमें दिए मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा और तीखा। तो इसमें मसालेदार और तीखा जो है जीभ का स्वाद नहीं है। जीभ एक मांसपेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं: मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उमामी। मसालेदार और तीखा जीभ के स्वाद नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 और 7 नंबर। इसके बाद हम देखेंगे 63 नंबर। 63 नंबर है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। तो कैसा होता है? इसमें देखिए चपटा होता है और गुंबद के आकार का होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
डी नंबर, स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान गुंबद के आकार का डायफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिंजरे के ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुफ्फुसी दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़ों में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशियां पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर ढकेलती हुई शिथिल हो जाती हैं, जिससे वृक्ष का आयतन कम हो जाता है। फुफ्फुसी दबाव बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन की क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। इसके बाद हम देखेंगे 64 नंबर मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस, ये तीनों जो है रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं मस्तिष्क में से। तो रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डायनसेफ्लॉन भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय गति को भी नियंत्रित करता है। इसके बाद 65 नंबर देखेंगे। 65 नंबर में पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य, इसमें डी नंबर हो जाएगा, एक से अधिक। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी और मटर के आकार की। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह अन्न अतः श्रावण के नियंत्रण को करती है। साथ ही साथ वह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, बुद्धि और लैंगिक विकास में भी प्रेरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद हम 66 नंबर देखेंगे। 66 नंबर है नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कार्निया को। नेत्रदान में दाता की आंख के कार्निया भाग को प्रतिरोपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है, जो आंख के अग्र भाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिक कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके बाद 67 नंबर देखेंगे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा, इसमें एक से अधिक है। आंसर देख लेते हैं इसका। अंडाशय द्वारा जो है महिलाओं की ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है, जो महिला लक्षणों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य होते हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि। अंडाशय महिलाओं के मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल है। तो अंडाशय के मुख्य 3 भाग होते हैं, सरफेस, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, और कल हम करेंगे मानव रोग एवं उपचार। तो 67 नंबर तक हमने कर लिया था। 68 नंबर आज देखते हैं। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको पशुजन्य बीमारी कहते हैं। चलिए इसकी डिटेल देख लेते हैं। यदि कोई बीमारी जो किसी नॉन ह्यूमन प्राणी में से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे पशुजन्य बीमारी या जूनोटिक रोग कहा जाता है। जानवर कभी कभी हानिकारक रोगाणु जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी और कवक इत्यादि के वाहक होते हैं, जो जूनोटिक रोगों का कारण बनते हैं, जिससे लोगों में गंभीर बीमारी का कारण बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पशुजन्य बीमारी। इसके बाद हम देखते हैं 69 नंबर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल जाता है? तो किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैलता है? तो जल प्रदूषण, जल से ये फैलता है। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। पीलिया रोग दूषित जल के संपर्क के साथ साथ रक्त, मूत्र या जानवरों के अन्य ऊतकों के संपर्क में आने से यह गंभीर रोग लोगों में फैलता है। पीलिया तब होता है जब रक्त से अधिक बिलिरुबिन पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है। जब बिलिरुबिन पीले वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे मानव शरीर का लीवर प्रभावित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पीलिया रोग हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 70 नंबर।
70 नंबर क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ये है भोजन दूषित से भी होती है, जल उत्पन्न बीमारी भी है और वायु उत्पन्न बीमारी भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। हेपेटाइटिस ए यह वायरस HIV के कारण होने वाली यकृत की सूजन है। यह वायरस मुख्य रूप से तब फैलता है जब एक असंक्रमित और बिना टीकाकरण वाला व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन पानी का सेवन करता है। यह रोग असुरक्षित पानी, भोजन, अपर्याप्त स्वच्छता जैसे मौखिक गुदा, सेक्स से निकटता से जुड़ा होता है। इस प्रकार के विकल्प इसका क्या हो जाए? डी नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? इसमें फ्लोरोसिस भी होता है प्रदूषण जनित, कुष्ठ रोग भी होता है, न्यूमोनियोसिस भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो प्रदूषण जनित विकार फ्लोरोसिस है जो फ्लोराइड के अधिक सेवन से होता है। यह जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा होने के कारण होता है। न्यूमोनियोसिस जिसे ब्लैक रंग रोग कहा जाता है क्योंकि यह कोयले की धूल से सांस लेने के कारण होता है। जबकि कुष्ठ रोग प्रायः माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रे या लेप्रेमेटोसिस के कारण होता है। इस प्रकार डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो इसमें किसका उपयोग होता है? तो इसमें एंटासाइड का होता है, प्रति अम्ल जिसको बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अपच आमतौर पर एसिड रिफ्लक्स के कारण होता है, जो एसिड पाचन रस एंजाइम या भोजन सहित पेट की सामग्री के अन्य प्रणाली आहार नाल में वापस चले जाने से होता है। इसके इलाज के लिए एंटासिडो और प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोयला खनिकों से। ठीक है, कोयला खनिजों से संबंधित है। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग या ब्लैक लंग डिसीज सामान्य है। इसे न्यूमोनियोसिस के रूप में जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले में की धूल अंदर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो ये रीढ़ की हड्डी और खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो मानव शरीर का मस्तिष्क अग्र, मध्य, पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम जिसको बोलते हैं, पोन्स तथा मेडुला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय का धड़कना, रक्तदाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इसके बाद 75 नंबर देखते हैं। ट्रैकोमा रोग का संबंध है, तो इसका संबंध है आँख से। ठीक है, ट्रैकोमा रोग का जो संबंध है ये आँख से है। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित है, जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ जलाभाव, अस्वच्छता और मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है। इसके बाद देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो क्या नहीं देख पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। मायोपिया की बीमारी में दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसकी डिटेल देख लें। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है।
तो इसमें अगर लेंस से रिलेटेड अगर हम देखें तो जैसे निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का करना होता है। तो निकटावतल हम बोल देते हैं उसको, निकटावतल। वेक्टर टीके प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो ये वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रख कर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो इसकी डिटेल, वेक्टर टीकों को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संक्रमण में रखा जाता है, जिससे वह शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सके। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर की जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानिकारक संकरण का उपयोग करता है, जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। इसके बाद हम देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन है, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ये कैसे उत्तेजित करते हैं? तो जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रिया को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उसे वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोटिस और बी लिम्फोटिस का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कोविड-19 का कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 79 नंबर। निम्नलिखित में से सुमेलित बताना है, सुमेलित, सही सुमेलित बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। एनोरेक्सिया खाने का विकार होता है, एनोरेक्सिया जो होता है खाने का विकार होता है। इंसोम्निया होता है नींद संबंधी विकार। डिस्पनिया होता है सांस की तकलीफ। एनोस्मिया होता है गंध की आशंक या पूर्ण हानि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 80 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो इसमें जो है बोला है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में को न्यूरोसिस्टिकोसिस NCC कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही हैं। तो टेनिया मुख्यतः आंतों का संक्रमण है। टेप वर्म में 3 प्रजातियों को टेनिया सेलिया, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में होते हैं जो अंडे देकर प्रजनन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 81 नंबर। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकरण से संबंध मानव गतिविधियों में परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टिमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालता है। इसके बाद हम देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर, दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका उपयोग किया जा सकता है तीनों में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। इथाइल अल्कोहल का फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, लैकर आदि उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। इथाइल अल्कोहल एथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे 83 नंबर। 83 नंबर है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो यह अपचयन में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसकी डिटेल देख लें।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वहीं जल का अपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी होता है। 84 नंबर देखते हैं, केंचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केंचुए में 6 भी, 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 11 भी होते हैं, 13 होते हैं। तो इसमें 6 दिया है, 8 भी दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें से 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल हैं। अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय होते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें और 11वें, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा केंचुए में 8 पार्श्व हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 8 पार्श्व हृदय होते हैं। तो केंचुए में 8 पार्श्व हृदय होते हैं। केंचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें से जो जोड़ी पृष्ठीय हृदय होते हैं और 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल हैं। अतः केंचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने में जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 85 नंबर, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई गई? इसका हो जाएगा आंसर ए नंबर, 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको 90,000 भी बोला जाता है। इसके बाद भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई गई। आयोग के निकटतम विकल्प ए हो जाएगा, निकटतम विकल्प। हाँ, तो 86 नंबर देखते हैं, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर अधिक उपयोगी है? तो दवाओं के आधार पर ये उपयोगी है आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे जीव विज्ञान के बायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं प्रीवियस ईयर। और अब हम इसकी थ्योरी करेंगे, आपको थ्योरी करवाएंगे। तो अगली वीडियो हम कोशिका की लाएंगे, जो कि थ्योरी की क्लास होगी। प्रीवियस ईयर की सीरीज यहीं से ख़त्म होती है और इसको एक बार एग्जाम टाइम पे हम फिर से प्रीवियस ईयर करेंगे, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर को अच्छे से करेंगे। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।